नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द साइंस मिरर और नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th साइंस का ये विषय, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हल करेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातुओं और अधातुओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। रसायन विज्ञान जो है ये तत्वों से मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे तत्व हैं। तत्वों का जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो उनके गुणों के आधार पर कुछ को मेटल्स, कुछ को नॉन मेटल्स और कुछ को मेटलॉइड्स, यानी कि कुछ को धातुएं, उपधातुएं और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि तत्व किसे कहते हैं। हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं या जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन एक तत्व है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन का और दूसरा भी हाइड्रोजन का। इसी तरह से कार्बन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये सारे जितने भी आप तत्व केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं, ये सारे के सारे जो तत्व है ये एटम से मिलकर बनते हैं। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम बात करते हैं मेटल्स की भौतिक गुणों के बारे में। ये छोटी कक्षाओं में भी आपने सीखा है कि भौतिक गुण क्या होते हैं। मेटल्स के भौतिक गुण आप देखेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस सो दे आर लस्ट्रस इन नेचर। अब जो धातुएं होती है वो दिखने में चमकीली होती है, वो चमकीली दिखाई देती हैं, तो जिसके कारण उसमें चमक होती है। तो चमक की प्रकृति इनमें होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपने देखी कि धातुएं जो होती है वे चमकदार होती हैं। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस सो दे आर लस्ट्रस इन नेचर, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे आप, मेटल्स आर जनरली हार्ड। धातुएं जो होती है वो सामान्य तौर पर हार्ड होती है, कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है। एक्सेप्शन है इसमें, कुछ एक अपवाद है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये इतनी हार्ड नहीं होती है। इन्हें आप, ये इतनी सॉफ्ट होती है दैट यू कैन कट इट विद नाइफ, कि आप इसे चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें। मेटल्स आर मेलिएबल, धातुएं जो होती है वो आघात वर्धनीय होती है। आघात बट इज मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी भी आपने सीखा होगा छोटी कक्षाओं में। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके द्वारा आप उन्हें शीट के रूप में ढाल सकते हैं। यू कैन बीट देम विद द हैमर एंड कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ शीट, आप उन्हें उसे शीट के रूप में ढाल सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे मेलिएबल धातु है। इन्हें आप जितना बारीक चाहो आप उतना इन्हें पतला कर सकते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल, धातुएं जो होती है ये तन्य होती है। व्हाट इज डक्टिलिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर। ये धातुओं का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आप इन्हें तारों के रूप में ढाल सकते हैं या तारें बनाई जा सकती है धातुओं की। तो गोल्ड जो है सो सबसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है या तत्व है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप देखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब जो मेटल्स हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और इनका गलनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक इनका होता है। सिल्वर, कॉपर आप देखेंगे सबसे अधिक जो है कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। एक्सेप्शन इसमें लेड, मर्करी, सीजियम, गैलियम।
लेड और मरकरी जो है इसका आप देखेंगे कि ये बैड कंडक्टर है या ये विद्युत को कंडक्ट नहीं करती हैं। गैलियम और सीजियम हमने देखा कि जितनी भी आपकी धातुएं हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, परंतु यहाँ पे एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम। ये दो धातुएं ऐसी हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। इन्हें आप यदि अपने हथेली पर रखते हैं तो ये गलना शुरू कर देती हैं, तो इट मीन्स ये एक्सेप्शन है इसमें। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे आप, मेटल्स आर सोनोरस। धातुएं जो होती है वो ध्वनिक होती है, वो ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने अपने स्कूल की बेल देखी होगी, वो धातुओं की बनी होगी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको हैमर से हिट करते हैं तो यह साउंड प्रोड्यूस करती है। सो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड्स। जनरली क्या है, जो मेटल्स है ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु इसमें भी एक्सेप्शन है। मरकरी जो है, पारा जो है, ये कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि अन्य जो धातुएं हैं ये सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती है कमरे के टेम्परेचर में। तो ये तो आपने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, अधातुएं और उनके भौतिक गुण। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड्स भी हो सकती हैं एंड गैसेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस। नॉन मेटल जो हैं वो सामान्य तौर पर सॉलिड अवस्था और गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं। एक्सेप्शन इसमें ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अधातु होते हुए भी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नॉन मेटल्स आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल जो होती है वो डल है। नॉन मेटल जो है ये निष्प्रभ होती है, इनमें चमक नहीं होती है। जैसे धातुओं में आपने देखा कि धातुएं चमकीली होती है, परंतु नॉन मेटल जो है ये निष्प्रभ होती है, ये चमकीली नहीं होती है। परंतु इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें आयोडीन जो है वो एक चमकीली अधातु है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो है सामान्य तौर पर ये सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। आपने देखा जो डायमंड है एलोट्रॉप है, ये कार्बन का एक दूसरा रूप है डायमंड। और ग्रेफाइट, तो डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बाकी जो नॉर्मली नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है ये विद्युत की कुचालक होती है, इसमें भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल्स होते हुए भी एक कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, एक अपर रूप है। तो ये तो हमने जाना नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो इन एक्सेप्शंस को दूर करने के लिए आओ अब देख केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन एक्सेप्शन को ख़त्म करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आप, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे आप धातुओं के। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। क्या होता है जब धातुओं को आप हवा में जलाते हैं या जलाते हैं, क्योंकि जलने के लिए जो है एयर ज़रूरी है। तो आप देखेंगे जनरली हमने पढ़ा है कि जब धातुएं जलती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, मैग्नीशियम का रिबन को जब आपने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यानी कि मेटल ऑक्साइड इसमें बनता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। वैसे तो सभी जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। सम रिएक्ट्स रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर कैचेस फायर सच एज सोडियम एंड पोटेशियम सो दैट दे शुड बी केप्ट इन केरोसिन ऑयल। कुछ तो जो धातुएं हैं उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत तेज़ है, और कुछ जो धातुएं हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो है।
यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं ऐसी हैं जो हवा और पानी के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं और फायर को कैच कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि दे शुड बी केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल, जिसे आप मिट्टी का तेल कहते हैं, में संग्रहित करना चाहिए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी होगा, वाई सोडियम एंड पोटेशियम शुड बी केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो इसका जो आंसर है वो यही कि ये दीज आर रिएक्टिव मेटल्स एंड दिस कैन कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर एंड केप्ट इन वाटर। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इन्हें केरोसिन ऑयल में रखना चाहिए ताकि ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन ना हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर और ऑक्सीजन की कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जनरली आपने देखा कि धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होंगी तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें भी मैंने आप कहा कि कुछ जो धातु हैं वो तेज़ी से अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ, कुछ धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। पहले तो हमने बात की धात्विक ऑक्साइड की। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वे किस प्रकृति के होते हैं, किस नेचर के होते हैं। यदि आप लिटमस के साथ उनका टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड है जनरली वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब देखेंगे हम, ऑल्दो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वैसे तो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं नेचर में, बट सम आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक, परंतु कुछ एक धात्विक ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड विच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो आप देखेंगे वे धात्विक ऑक्साइड जो दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं, अम्लीय भी और क्षारकीय भी। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ये दोनों प्रकार के जो ऑक्साइड हैं वे बेस के साथ बेसिक नेचर दर्शाएंगे और एसिड के साथ एसिडिक करैक्टर शो करेंगे। अब बात करेंगे अल्कली, क्षार। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, परंतु यहाँ भी आप इसे देखेंगे। अल्कली जो होते हैं, जब बात कर रहे हैं हम कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जब आप इनको पानी में डालते हैं, कुछ आपने देखे होंगे कि कुछ पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ डिज़ोल्व नहीं हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बहुत सारे जो धात्विक ऑक्साइड है वो पानी में अघुलनशील है। दोज मेटल ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। परंतु जो धात्विक ऑक्साइड जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें आप क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो अल्कली आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। व्हाट हैपन्स व्हेन मैटर रिएक्ट्स विद वाटर। पहले तो हमने देखा कि एयर के साथ कैसे अभिक्रिया करती है धातुएं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेटल जो है वो वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्ट करती हैं। तो मेटल वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है, धातुओं को जब आप पानी में डालेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जैसे पोटेशियम है हमारे पास, पोटेशियम को आप जब आप जल में डालते हैं तो इसमें तो आपने देखा होगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ ही साथ हीट जो है बहुत मात्रा में निकलेगी। तो इसलिए आपने देखा जब हीट एक्सेस हो जाती है तो मेटल्स जो है वो अपने आप ही फायर को कैच कर लेती हैं। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। यहाँ पर आपने देखा कि कुछ धातुएं जो है वो तेज़ी से अभिक्रिया करती है वाटर के साथ, और कुछ धातुएं जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे आप देख रहे हैं सीसा, तांबा, चांदी और सोना, ये
धातुएं जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड। क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वे साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक हमारे पास मेटल है, जिंक की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब इनकी अभिक्रिया होगी तो ये जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं एक्वारेजिया, अम्लराज। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वारेजिया क्या है, अम्लराज किसे कहते हैं। एक्वारेजिया इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स रॉयल वाटर, जिसका मतलब होता है रॉयल जल। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। तो एक्वारेजिया जो है ये एक सोल्यूशन है, ये जो बनता है ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात में बनता है। तो बेसिकली एक्वारेजिया जो है ये एक एसिडिक सोल्यूशन है। इट इज़ अ रिएजेंट विच कैन डिजॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम। जब आप ज्वेलर्स के पास अपनी ज्वेलरी लेकर जाते हैं तो वो उसे साफ करने के लिए वो रिजेंट के तौर पर एक्वारेजिया में डिजॉल्व करता है, जिससे वे धात्विक चमक जो है वो फिर से आभूषणों की आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल और साल्ट। आप देखेंगे जो धातुएं हैं वो मेटल साल्ट से या साल्ट से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो आप देखेंगे आयरन एक धातु है, ये कॉपर सल्फेट जो एक मेटल साल्ट इससे अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपने देखा, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है उसके यौगिक से। क्या कॉपर आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो इसमें नो रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। 3.2.5 में देखेंगे आप रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की हमने कि कुछ आपने देखा हो सक्रियता श्रेणी कहते हैं आप इसे। इसमें आप देखेंगे कि कुछ धातुएं जो है उसकी अभिक्रिया जो होती है हवा, पानी, अम्ल के साथ अधिक होती है और कुछ की कम और कुछ की होती ही नहीं है। तो लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग एक्टिविटी, यहाँ कुछ एक मेटल्स दिए हैं, ये डिक्रीजिंग एक्टिविटी है। सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम और सोडियम, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको इन धातुओं को खुले में एक्सपोज एयर और वाटर में नहीं करना चाहिए। जबकि सिल्वर और गोल्ड जो है ये सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनकी अभिक्रिया जो है बहुत कम होती है हवा और पानी के साथ। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब बात करेंगे हम धातुएं और अधातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो धातुएं और अधातुओं की अभिक्रिया जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके मेटल है और राइट हैंड साइड में आपके नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल की जो अभिक्रिया है इसके लिए आपको बैलेंसी संयोजकता को जानना ज़रूरी है, जो हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया है। तो सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 281 है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जबकि क्लोरीन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 है। तो आउटरमोस्ट शेल में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन
लेगा तो इस तरह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को देगा, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड ये बन जाता है। मैग्नीशियम और क्लोराइड में भी आप देखेंगे मैग्नीशियम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कोई दूसरा जो नॉन मेटल होना चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए, तो इसलिए Cl2 क्लोरीन 2 यानी कि MgCl2 MgCl प्रोडक्ट बना। तो गिव एंड टेक रिएक्शन कहते हैं इसको, लेना और देना। द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से या ट्रांसफ़र से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को कहते हैं आप आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे यौगिक जो धातुओं और अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या गुण होते हैं आयनिक यौगिक के, आप देखेंगे यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका पॉइंट नंबर 2। पहले हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जनरली दीज आर सॉलिड ड्यू टू मोर अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयनिक कंपाउंड जो है ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की शेयरिंग से बनते हैं, तो इसलिए इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो अधिक होती है, तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ये अधिक सॉलिड होते हैं। दिस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो अधिक होता है, वो इसलिए क्योंकि इनके बीच जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है वो अधिक होती है और इसे तोड़ने के लिए मच एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए हमें। तो इसका मतलब उस एनर्जी हमें अधिक एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए यदि हमने इन आयनिक यौगिक के बीच अवंध को तोड़ना है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील है, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, और कुछ विलायकों में ये अघुलनशील है, जैसे आप देखेंगे केरोसिन और पेट्रोल में ये अघुलनशील होते हैं ये कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आर द कंडक्टर, ये कंडक्टर्स हैं, सुचालक होते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें आयंस फॉर्म होते हैं। आयन जो होते हैं वो चार्ज स्पीसीज होती हैं और ये कंडक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को वेरी इजीली, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस मिरर नॉलेज हब को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।